तो मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इसके साथ हमारे इस व्याख्यान में सहयोग दे रहे हैं हमारे कॉलेज के प्राचार्य और श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य डॉक्टर वंदना मैडम, साथ ही जो वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, और एक साथ हमारे मित्र जो हम दोनों मिलकर के इस व्याख्यान का संचालन कर रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर तिवारी। मैं इन सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए स्वागत करता हूं। इसके साथ इस व्याख्यान में हमारे साथ जैसे कि हिंदी के अध्यापक बंधु, शोधार्थी और जो हिंदी के साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए स्वागत करता हूं। इसके साथ आज के जो मुख्य विषय जो है आदिवासी साहित्य दशा और दिशा और चुनौतियां, इस पर अपना व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है श्री महादेव टोपो जी। मैं पहल इनका जो अभिवादन करता हूं, इनको शुभकामनाएं देता हूं। हाल ही में इन्हें जो झारखंड जो रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर, आपका बहुत बहुत अभिवादन और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। तो आगे बढ़ते हुए मैं हमारे मित्र, स्वागत है सर, स्वागत है। आगे बढ़ते हुए मैं हमारे मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी से अनुरोध करता हूं कि आज के मुख्य वक्ता श्री महादेव टोपो जी का संक्षिप्त परिचय देने का कष्ट करें। तिवारी जी। जी, धन्यवाद बहुत बहुत। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के आज के 36वें व्याख्यान में हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री महादेव टोपो जी का मैं आप सभी प्रतिभागी मित्रों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में चल रहा है। मित्रों, आप सभी लोगों को मालूम है और 9वें महीने में हम प्रवेश कर गए हैं। 8 महीने से ये व्याख्यान चल रहा है और आज का ये व्याख्यान 36वां व्याख्यान है। हमें बहुत खुशी है कि हम इस सारस्वत अनुष्ठान को निरंतर आगे बढ़ा पा रहे हैं। यह उपक्रम निरंतर अग्रगमन कर रहा है। इसके लिए लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर और पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु में जो संचालन कर रहे हैं डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी, जो वहाँ अध्यक्ष हिंदी विभाग हैं और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं। वहाँ पोम्पे कॉलेज एकला में जो वहाँ के प्राचार्य जी हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, सभी के समवेत प्रयास से सहयोग से यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। विहास के जो साथी लगातार जो है इसमें सहयोग दे रहे हैं। मैं सभी के प्रति साधुवाद व्यक्त करते हुए आप सभी प्रतिभागी साथियों का कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि मुझे कहा गया है परिचय देने के लिए, आज का जो वक्तव्य है वो आदिवासी साहित्य दशा दिशा और चुनौतियां विषय पर केंद्रित है। मित्रों, आप सभी लोगों को मालूम है कि साहित्य में जितनी अंतरधाराएं विकसित हुई हैं इधर बीते 4-5 दशकों में, उसमें एक महत्वपूर्ण अंतरधारा आदिवासी साहित्य की है। और आज के हमारे मुख्य वक्ता, हमें बहुत खुशी है कि वो आदिवासी समुदाय से हैं और एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं।
बैंकिंग सेवा में रहते हुए, बैंक अधिकारी के पद पर रहते हुए उन्होंने निरंतर साहित्यिक सृजन किया है। तो महादेव टोपो जी के बारे में मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों को बता दूं कि आप रांची झारखंड के रहने वाले हैं और आपने जो औपचारिक शिक्षा है वो अकादमिक शिक्षा है वो ग्रहण की एमए हिंदी से किया और बाद में 1994 में एफटीटीआई पुणे से फिल्म एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट का कोर्स किया। बाद में बैंकिंग सेवा में आ गए और 37 साल आपने बैंक में सर्विस किया। अलग अलग जगहों पर बिहार में रहे आप, गया में, डाल्टनगंज में, जमशेदपुर में, पटना में, शहडोल में और फिर उधर भोपाल में, मध्य प्रदेश के मुंबई में, कोलकाता, पुणे, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, यानी एक बृहत्तर भारत में अलग अलग मतलब इस सेवा में रहते हुए अलग अलग जगहों पर जो आपका अंतरण हुआ वहां आप रहे। तो एक लंबा अनुभव आपके पास संचित होता गया जिसे आपने अपनी पुस्तकों में समाहित किया है। आप एक कवि के रूप में, आदिवासी कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, आप नाटककार हैं और आपने कुछ वैचारिक निबंधों का लेखन किया है। तो आप देखेंगे कि उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं। हमारे जो आज के वक्ता हैं महादेव टोपो जी, जंगल पहाड़ के पाठ आपका ये कविता संग्रह है जो अंग्रेजी और मराठी में भी अनुदित होकर प्रकाशित हुआ है, जंगल पहाड़ के पाठ। इसी तरह से आपने जो वैचारिक लेख लिखे हैं वो पढ़ने के बाद आपको कुछ नए ढंग से सोचने पर विवश करते हैं। सभ्यों के बीच आदिवासी, झारखंड के 17 कवियों का एक संग्रह आपके द्वारा किया गया है जिसमें रमणिका गुप्ता जी जो अब नहीं रही, बड़ी प्रसिद्ध आदिवासी कवयित्री और लेखिका के रूप में वो समादृत हैं, उनके साथ मिल करके आपने ये संपादन का कार्य किया था, कलम को तीर होने दो। इसी तरह से उनकी एक पुस्तक प्रकाशनाधीन है, अखिल भारतीय आदिवासी कहानीकारों का संग्रह, और कुंख में नाटक लेखन, अब बुधु भक्तस ईसन रहा दस, बुधु भगत यहाँ है, मतलब ये जो आदिवासी भाषा है उसमें ये शीर्षक है, इसका हिंदी में जो अनुवाद है कि बुधु भगत यहाँ है। इसी तरह से सिनगी दई बरा लगी, इसको हिंदी में कहें तो सिनगी दीदी आ रही है। और इसी तरह से आपने लगातार एक्टिंग के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में भी आपने महत्वपूर्ण काम किया है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कुड्ख शॉर्ट फीचर फिल्म एडपा काना गोइंग होम में और अन्य कुड्खु शॉर्ट फीचर फिल्म पहाड़ा में भी आपने अभिनय भी किया है। ये एक महत्वपूर्ण आपका आयाम है। आपको कई पुरस्कारों से समलंकृत किया गया है। बिरसा मुंडा सम्मान आपको दिया गया है, झारखंड इंडिजीनियस पीपल्स फोरम द्वारा सम्मान आपको दिया गया है, छोटा नागपुर नागपुरी संघ ने आपको सम्मानित किया, जगन्नाथ महोत्सव सम्मान आपको मिला है, साहित्य अकादमी सहित कई विश्वविद्यालय के संगोष्ठियों में आपने सहभागिता की है। न्यूज मेल यूट्यूब चैनल के लिए बदल रहा आदिवासी समाज पर आपके साक्षात्कार जो लिए गए हैं, वो आपने जो उसमें एंकरिंग की है, उस एंकरिंग की बड़ी सराहना हुई है। न्यूज 11 के नागपुरी कार्यक्रम में आपने सहभागिता की, रांची दूरदर्शन से आप लगातार जुड़े रहे, उसमें आप कई बार आपका महत्वपूर्ण सहभागिता आपकी हुई है। आकाशवाणी रांची और शहडोल से आपकी वार्ताएं प्रसारित होती रही हैं और इस समय एक उपन्यास लिखने में आप लगे हुए हैं, ये सूचना देना बहुत जरूरी है। आसमान छूना, उसको आप प्रयास में हैं कि वो समापन मतलब संपन्न हो, और साहित्य सृजन में और समाज सेवा में आप निरंतर लगे हुए हैं। आपको झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है।
तो ऐसे आदरणीय वक्ता श्री महादेव टोपो जी का एक बड़ा परिचय है। मैंने संक्षिप्त में कुछ बताने की कोशिश की है। यह बताते हुए अब बिना किसी व्यवधान के मैं आपके सम्मुख उन्हें लाना चाहता हूं। तो मैं पुनः उन्हें अभिवादन करते हुए उनका कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी को माइक ओवर करता हूं। धन्यवाद तिवारी जी। अत्यंत विस्तृत जो जानकारी होते हुए भी उसे संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे जो इस कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं हमारे मित्र जयशंकर तिवारी, इनका मैं धन्यवाद जो हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं। तो मित्रों, अभी समय जो है उसको ज्यादा व्यर्थ किए बिना मैं सीधा सा आज के मुख्य वक्ता जो है आदरणीय श्री महादेव टोपो जी का इस कार्यक्रम में व्याख्यान के लिए मैं स्वागत करता हूं। इनका आज का विषय रहेगा आदिवासी साहित्य दशा दिशा और चुनौतियां। तो ये आदिवासी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण काम कर चुके हैं और आदिवासी साहित्यकार के रूप में, कवि के रूप में, नाटककार के रूप में ये जो एक अपना व्यक्तित्व स्थापित कर चुके हैं। तो मैं इनको इस कार्यक्रम में व्याख्यान में स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। इस गंगा कावेरी व्याख्यानमाला में झारखंड से स्वर्ण रेखा नदी को जोड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ ये हमारी स्वर्ण रेखा नदी है और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पहले रेत कणों में स्वर्ण मिलते थे और ये नदी ये हमारे रांची से होते हुए फिर अकेले बंगाल उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सर, स्वर्ण रेखा को गंगा कावेरी के साथ में स्वर्ण रेखा को जोड़ने के लिए हमारे मित्र शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, एस ए मंजूनाथ जी और जयशंकर तिवारी जैसे सभी बंधुओं को और उनके जो महाविद्यालय से दूसरे जितने भी लोग जुड़े हैं, उनके प्राचार्य हैं, विश्वविद्यालय के दूसरे प्राध्यापक हैं, शोध छात्र हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मौका देने के लिए मंजूनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आदिवासी साहित्य के बारे में कुछ जानने के लिए, कुछ बोलने के लिए मुझे मौका दिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं बैंकर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों की तरह एकेडमिक भाषा में मैं नहीं बोलूंगा। मैं सीधे सरल भाषा में अपनी जो बातें हैं वो सीधे जैसा है वैसा बोलते जाऊंगा। इसमें अलंकार या क्या क्या बहुत सारी जो तकनीकी शब्दावली काव्य शास्त्र की होती हैं वो सारे उस तरह की मैं व्याख्या नहीं करूंगा। स्वागत है आपका स्वागत है। इससे पहले बैंकर रह चुके दामोदर कड़से जी का भी व्याख्यान रहा। अच्छा, और जो आदिवासी साहित्य पर आपका यह पहला व्याख्यान है। सर, आपका स्वागत है। सर, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले पुनः एक बार धन्यवाद। और आदिवासी साहित्य की बात करते हुए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आदिवासी। तो भाई ये आदिवासी कौन है? तो आदिवासी को हम संविधान की भाषा में अनुसूचित जनजाति कहते हैं, एसटी कहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रायः कठिन इलाकों में रहते हैं, पहाड़ पर्वत में रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, वे पिछड़े हैं, निरक्षर हैं, ये सारी बातें कही जाती हैं। तो इन पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजों के आने के बाद में, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अंग्रेजों के आने के बाद मैं मानता हूं कि भारत में आधुनिकता का प्रसार हुआ। तो आधुनिकता का मतलब यहाँ पर मेरा मतलब है आधुनिक शिक्षा और प्रिंटिंग कार्य, मुद्रण कार्य,
और जो अखबार वगैरह जो लेखन कार्य हुए, स्कूल कॉलेज जो आधुनिक शिक्षा के आए, उसके बारे में मैं आवाज कम आ रही है। किसी ने नहीं सर, आप बोलिए सर, आप बोलिए सर। अच्छा, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? अच्छा, हाँ सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। तो ये जो भी हैं वो आदिवासी कहे जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में आदिवासी हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, लद्दाख से लेकर केरल तक आदिवासी हैं। और उनकी रहन सहन, सभी कुछ, खान पान, सभी कुछ अलग अलग है, उनकी भाषाएं हैं। तो मैं मुख्यतः यहाँ पर अपनी बातें झारखंड पर केंद्रित करते हुए, मतलब बृहत्तर झारखंड पर केंद्रित करते हुए बातें कहूंगा। मेरी मातृभाषा कुड़ुक है, जिसे उरांव भी लोग बोलते हैं। मेरी मातृभाषा द्रविड़ भाषा परिवार की मानी जाती है, जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ से मिलती जुलती है मेरी भाषा। तो मैं, अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमारे यहाँ मुंडारी भाषा, बच्चे मुंडा, संताल हो वगैरह बोली जाती हैं। तो ये एशियोस्टैटिक या नाग भाषा परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं। और इसके अलावा कुछ हमारे जो साथी आदिवासी समुदाय हैं झारखंड में, वो आर्य भाषा की कुछ भाषाएं, नागपुरी, शादरी, कुरमाली वगैरह सब भी बोलते हैं। तो हमारे झारखंड में 32 तरह के जो हैं आदिवासी हैं, 32 प्रकार के। और पूरे हिंदुस्तान में तो कुछ लोग बोलते हैं कि करीब 1,500 के लोग हैं। उनमें से कई लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेके, जैसे कि मैंने कहा, गुजरात तक, और लद्दाख से लेके केरल तक। इन सभी के साथ समस्या ये है कि अंग्रेजों ने जो अपने शासन काल में इन्हें अलग थलग रखने की कोशिश की। हालांकि सबसे पहले देखा गया कि सबसे पहले कहीं भी आदिवासी ने ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये हमारे झारखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी देखेंगे तो ऐसा देखा जाता है कि जो आदिवासी हैं, उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के कंपनी सरकार से लड़ाई लड़ी। और ये हमारे इधर पलासी युद्ध के बाद से जब झारखंड, ग्रेटर झारखंड अंग्रेजों के कब्जे में आया, तो 1800 से पहले से यहाँ पर तिलका मांझी का विद्रोह 1785 आसपास हो चुका था। और कई लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी थी। 1830-31 आसपास में हमारे बहुत बड़े एक बुद्धू भगत नायक हुए थे। उसके बाद में पोटो हो चुके थे। तो ये लोग 1830-32 में इन लोगों ने बहुत सारा विद्रोह कर चुका था। और उसका विद्रोह का कारण ये था कि उनकी जो जमीन है और उनकी जो उपज है वो सब छीनी जा रही थी। क्योंकि अंग्रेज वो हमारे यहाँ आए थे, वो किसी का भला करने नहीं आए थे, वो व्यापार करने आए थे। और उसे किसी भी तरह से पैसा चाहिए था। हमारे आदिवासी इलाके में तब तक बार्टर सिस्टम था, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली थी। जब इन लोगों ने, अंग्रेजों ने कर प्रणाली लगाई, तो वो पैसा मांगने लगे। और पैसा जो था वो साहूकारों के पास था। और साहूकारों ने इनकी जमीनें ली, मतलब जमीन लेकर कर्जा दिया। और कई सालों तक कर्जा चुकाने के बावजूद भी जब साहूकारों ने उनकी जमीन नहीं लौटाई, तब आदिवासियों ने विद्रोह किया। और ये देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग इसी तरह की घटनाएं हुई। लेकिन 1850 के आसपास से होता है कि हमारे
झारखंड में ये लोग पढ़ना लिखना आरंभ करते हैं, आधुनिक शिक्षा का प्रसार आता है और 1900 आते आते ये लोग पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं झारखंड में देखा, झारखंड में 1910 के बाद से है कि कुछ ये लोग पढ़े लिखे लोग संगठित होने लगते हैं और अपनी आवाज उठाने लगते हैं और वो लिखित रूप में मेमोरेंडम देना या दूसरे तरह के जो भी उस समय के जो स्वाधीनता संग्राम से संबंधित लोग कर रहे थे वे सारा कुछ करने लगते हैं। तो इसी संदर्भ में आदिवासियों के अंदर जो लेखन कला, लिखने की जो अभिरुचि है वो उत्पन्न होती है, क्योंकि उसके पहले तक वे लोग सारे लोग अपना जो कुछ भी करते थे वो उनकी मौखिक परंपरा में थे, वाचिक परंपरा में थी और अपने द्वारा कुछ बोलते थे। लेकिन 1910 के बाद से वे अपने गीतों को या अपने और दूसरी चीजें, कहानी और दूसरी चीजें वो लिखना आरंभ कर देते हैं। इसके बाद इसी आसपास हमारे झारखंड में छोटनागपुर उन्नति समाज का गठन होता है। वो बाद में झारखंड पार्टी बनता है और इस क्रम में 1950 तक जो है एक आदिवासियों के बीच में लिखने बोलने वाले लोगों की एक पीढ़ी तैयार होती है। ठीक है, उनकी कविताओं में बहुत सारा जो साहित्यिक जो बातें नहीं थी, लेकिन आदिवासियों की जो वेदना था, आक्रोश था या उनका जो प्रतिरोध का स्वर था, उनकी पीड़ाएं थी, वे सारी चीजें उस समय जो भी उनकी टूटी फूटी हिंदी रही या अपनी स्थानीय भाषा जो नागपुरी रही या हमारे कुड़ुक मुंडा हो संचाल रहे, इस भाषाओं में वो आने लगी थी और उनका एक व्यापक उभरता। उस समय सुशीला समद करके एक महिला ने भी, पहली आदिवासी हैं कवित्री हैं, उनके संग्रह भी आ जाती है 1930 के आसपास भी। तो एक तरह से उस समय है हमारा झारखंड में ये लेखन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और 1947 से यहाँ पर प्रेमचंद के समकालीन एक लेखक हुआ करते थे, राधा कृष्ण, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, और उन्हें एक पत्रिका आदिवासी नाम के पत्रिका से संपादित करने का मौका मिलता है और वो राधा कृष्ण जी अपनी पत्रिका में बहुत सारे लोगों को लिखने का मौका देते हैं और झारखंड या यहाँ के जो आदिवासी लेखक हैं जो उरांव मुंडा हो संताल में लिखते थे, उनकी रचनाएं वे छापते हैं। साथ ही साथ उन्हें वो हिंदी में भी लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये जो राधा कृष्ण जी है, बाद में इनकी जो संपादन में आदिवासी पत्रिका के जो दो साल में 2 विशेषांक निकलते थे, एक है कि 26 जनवरी को और दूसरा 15 अगस्त को। इसमें आदिवासियों के बारे में और यहाँ की स्थानीय संस्कृति, भाषा के इतिहास के बारे में बहुत कुछ छपता था और आज भी बहुत सारे लोग उससे संदर्भ लेते हैं। तो इस तरह से इसकी अभी तक लोग इस चीज का मूल्यांकन नहीं किए हैं आदिवासियों के बारे में, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से ये बातें जोड़ रहा हूँ। इसी बीच झारखंड आंदोलन जो चला था उसमें जयपाल सिंह मुंडा जी थे, तो वो भी अपनी पत्रिका निकाल रहे थे और उसकी जो पत्रिका है वो शुरू में 3-4 भाषाओं में निकल रही थी, मुंडारी, सादरी, हिंदी में, और उसमें भी ये आदिवासी अपने लेख वगैरह और जो झारखंड की समस्या से जो भी चीजें होती थी उसको प्रकाशित कर रहे थे। लेकिन तब भी क्या है कि झारखंड के बारे में ज्यादा कुछ प्रकाशित नहीं हो रहा था। केवल 2-3 चीजें जो आदिवासी
मतलब झारखंड आंदोलन से जुड़ी हुई थी, उन्हीं पत्रिकाओं में छप रही थी। और आदिवासी साहित्य है ऐसा, इसके बारे में कोई बहुत व्यापक चर्चा नहीं होती थी। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ कि जब 1960-70 के आसपास जो हिंदी की पत्रिकाएं जो प्रकाशित हो रही थी, धर्मयुग वगैरह और दिनमान वगैरह, साप्ताहिक हिंदुस्तान जो प्रमुख पत्रिकाएं थी, बाद में कल्पना, ज्ञानोदय वगैरह प्रकाशित होने लगी थी। लेकिन ये जो दिनमान और धर्मयुग जो पत्रिका है वो क्रमशः 80 और 81 में इन लोगों ने आदिवासी विशेषांक निकाले, 1980 और 81 में दिनमान और धर्मयुग ने। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में, खास करके हिंदी में आदिवासियों के प्रति एक तरह का जागरूकता लाने का, उनके प्रति एक समझदारी विकसित करने का काम इस तरह की इन दोनों पत्रिकाओं ने किया, धर्मयुग और, हालांकि व्यावसायिक पत्रिका थी इसीलिए उनका प्रभाव रहा कि वो बहुत बड़े पाठक वर्ग को प्रभावित कर सकती थी। इसके बाद 1975 में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया कि 1975 के बाद जो इमरजेंसी लगा, और वो जो 1977 में जो इमरजेंसी टूटा, तो उसके बाद में हिंदी पत्रकारिता में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। और वो बदलाव ये आता है कि नई नई 77 के बाद में नई नई तरह की पत्रिकाएं आती हैं और वो बहुत सारे मुद्दों को, बहुत सारे समस्याओं को अपनी पत्रिकाओं में स्थान देती हैं। तो मुझे लगता है कि 1977 के बाद जो है आदिवासियों की समस्याएं या आदिवासियों की आवाजें हैं वो हिंदी में, खास करके हिंदी में उभरने शुरू होती हैं। और इसी समय एक और चीज होता है कि महाश्वेता देवी द्वारा लिखित उपन्यास जो बिरसा मुंडा, हमारे झारखंड के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए थे बिरसा मुंडा, उनके जीवन पर आधारित उनका उपन्यास वो बंगला में प्रकाशित होता है अरण्य अधिकार के नाम से, जिसका कि हिंदी अनुवाद 1980 के आसपास होता है। और उसके एक साल 1979 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने से क्या होता है, उसका हिंदी अनुवाद आता है और हिंदी अनुवाद से वो दूसरे तमाम भारतीय भाषाओं में ये जो है बिरसा मुंडा का नाम छा जाता है। और आदिवासी पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, वो आदिवासी बिरसा मुंडा के रूप में अपने एक नायक को पहचान पाता है। और बिरसा मुंडा जी का एक अखिल भारतीय स्वरूप 80 के बाद पूरे भारतवर्ष में उभरता है। तो इस तरह से आदिवासियों के बारे में एक चेतना उस उपन्यास को, महाश्वेता देवी के उपन्यास अरण्य अधिकार, जो हिंदी में जंगल के दावेदार के नाम से प्रकाशित हुई है, उससे आदिवासियों के प्रति एक जिज्ञासा भारतीय समाज में पनपती हुई दिखती है। और इसी समय मराठी में एक लेखक उभर कर आते हैं, लक्ष्मण गायकवाड़ जी। लक्ष्मण गायकवाड़ जी अपराधी मतलब अपराधी समुदाय के थे, जिसे कि ये क्या विडंबना है देखिए कि उस समुदाय को अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब मतलब अपराधी समुदाय घोषित कर दिया था। उस समुदाय से आते हैं, इसीलिए लक्ष्मण गायकवाड़ जी कहते हैं कि आप तो 1900 बाकी लोगों को तो आजादी मिल जाती है, लेकिन उसे संभवतः 1952 में मिलती है, क्योंकि वो डिनोटिफाइड ट्राइब से मुक्ति संभवतः उन्हें 1952 में मिलती है। तो ये एक तरह के आदिवासियों के प्रति
एक तरह तरह के उनकी छवि को विकृत करने या उनको जबरदस्ती क्रिमिनल कहने या उन्हें उपेक्षित करने या दूसरी तरह से वंचित करने का एक सुनियोजित जो अभियान चलता रहा है अंग्रेजों के समय से, उसकी वजह से आदिवासियों की जो है छवि एक गलत छवि उनकी विकसित कर गए थे। तो ये जो है लक्ष्मण गायकवाड़ जी का उपन्यास जो है उचक्के नाम से बाद में हिंदी में प्रकाशित होती है और उसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिलता है। तो मुझे ये दो घटना ऐसे लगती हैं कि ये दो घटना उसमें बहुत ही साहित्य जगत में चर्चित रही, महाश्वेता देवी का उपन्यास और दूसरा लक्ष्मण गायकवाड़ जी का ये जो है उचक्के नाम से उपन्यास। इन चीजों ने पूरे भारतीय समाज में एक तरह से आदिवासी समुदाय या उपेक्षित वंचित समुदाय के प्रति एक नई तरह की संवेदनशीलता को विकसित की और वो धीरे धीरे आगे विकसित होता जाता है। और उसका सबसे पहले असर ये होता है कि महाराष्ट्र में संभवतः 1983 में साहित्य सम्मेलन होते हैं और उसके बाद में फिर महाराष्ट्र में ये जो आदिवासी साहित्य का आंदोलन धीरे धीरे चलता है और उसका असर हमारे झारखंड वगैरह में भी दिखता है। और इस समय और एक चीज बता दूं कि झारखंड में 1981 में क्षेत्रीय एवं आदिवासी भाषा विकास का भी गठन होता है और उसी समय आदिवासी बुद्धिजीवी मंच जो है वो आदिवासी साहित्य संस्कृति भाषा के विकास के लिए रांची में गठित किया जाता है और वो भी अपने हिसाब से आदिवासी लेखकों को या उससे जुड़े हुए दूसरे लेखकों को एकजुट करने का प्रयास करता है। और उसी समय हिंदी में एक रामलाल मुंडा जी जो हमारे झारखंड के बहुत बड़े प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हुए थे, उनके नेतृत्व में क्षेत्रीय आदिवासी भाषा विभाग का गठन रांची विश्वविद्यालय में होता है। तो 80 के बाद से ये धीरे धीरे जो है हमारे पूरे झारखंड में आदिवासी भाषाओं के प्रति एक नई चेतना विकसित होती है और उसमें बहुत सारे जो युवा आंदोलन कर्मी साहित्य कर्मी जो हैं वो साहित्य रचना के लिए प्रेरित होते हैं। वे अपनी मातृभाषाओं में भी रचना करते हैं, वे लोग अपने अंग्रेजी में भी लिखते हैं, वो लोग हिंदी में भी लिखना शुरू करते हैं और इस तरह से झारखंड में धीरे धीरे ये आदिवासियों का एक लेखकीय समुदाय जो है वो अलग अलग भाषाओं में विकसित होता चला जाता है। लेकिन आप इसी समय देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट हो उधर भी नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत कुछ लिखा जाने लगा था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तब है कि नागालैंड में, मिजोरम में और ये शिलोंग में जो है वहाँ के जो आदिवासी है वो अंग्रेजी में लिख रहे थे, जिसमें कि तेमसुला और मामंगदाई वगैरह सब ये 85-86 के बाद में मतलब 90 के बाद से इन लोगों ने लिखना आरंभ कर दिया था। एक मिनट तो 80 के बाद से आप देखेंगे पूरे भारत वर्ष में आदिवासियों को और दलितों को
समझने के लिए एक तरह का आंदोलन और प्रबुद्ध वर्ग का जो उनकी समस्याओं के प्रति ज्यादा अभिरुचि जगती हुई दिखती है। और अलग अलग, चाहे वो बौद्धिक पत्रिकाएं हों, उन सारी चीजों पे उनके बारे में काफी कुछ लिखा जाने लगता है, उनके बारे में बहुत कुछ छपता है, उनके बारे में जानने समझने की बहुत सारी चेष्टा होने लगती है। फिर 90 के बाद ये जो नव उदारवादी जो लहर आती है, उसके बाद भी ये चलता रहता है। और झारखंड में जो युद्धरत आदमी, जिसके अभी अभी कुछ देर पहले हमारे तिवारी जी ने उनकी चर्चा की थी, रमनिका गुप्ता के, तो रमनिका गुप्ता जी हजारीबाग रांची से थोड़ा एक दूर करीब में होता है हजारीबाग, वहां से एक पत्रिका निकालते हैं युद्धरत आम आदमी। तो वो युद्धरत आम आदमी पहले वो बहुत सारे दलित विशेषांक निकालता, प्रकाशित होती रहती है उसके माध्यम से। फिर उसके बाद में ये 2000 के आसपास ये पत्रिका जो है सबसे पहले आदिवासी विशेषांक निकालता है। तो 2000 के आसपास ये जो युद्धरत आम आदमी, आदिवासी स्वर और नई शताब्दी प्रकाशित होकर आती है। और इसका पहली बार ऐसा होता है कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी आदिवासी लेखक हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के बोडो भाषा के रहे हों, चाहे असमिया के रहे हों, कार्बी भाषा के रहे हों, मिजो भाषा, चाहे खासी भाषा के रहे हों, या झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के संताल हो, मुंडा भाषा के रहे हों, या फिर उधर केरल में एक बहुत बड़े लेखक नारायण जी हुए थे। तो नारायण जी की भी जो आदिवासी रचनाकार हैं, बहुत बड़ा नाम है, मलयालम में लिखते हैं, तो उनकी रचना भी पहली बार, और इतना तक कि गुजरात से, राजस्थान से बहुत सारे जो लेखक हैं वो उस विशेषांक में प्रकाशित होते हैं। और पहली बार ये पूरे हिंदी जगत को बात होता है कि हिंदी इतने सारे आदिवासी लेखक अलग अलग भाषाओं में लिख रहे हैं। तो इस पत्रिका का बहुत ही जबरदस्त इस विशेषांक का स्वागत होता है। और इससे प्रेरित होकर फिर बाद में रमनिका गुप्ता जी के जो फाउंडेशन और साहित्य अकादमी की मदद से 1 जून 2002 को साहित्य अकादमी में जनजातीय साहित्य सम्मेलन का गठन किया गया। तो जनजातीय साहित्य सम्मेलन का जो बोर्ड था, उस पर हमारे रामदयाल मुंडा जी को आपत्ति होती है। वो बोलते हैं कि ये मैं जनजातीय शब्द मुझे नापसंद है, और वो अपनी नाराजगी अपने मंच से दिखाते हैं। और उसके बाद से ये जो है आदिवासी साहित्य सम्मेलन, बाद में उसके दूसरे दिन से ये कहा जाता है। और दूसरे दिन आदिवासी साहित्यिक मंच का गठन किया जाता है, और उसके अध्यक्ष हमारे रामदयाल मुंडा जी बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग उसमें, हरि राम मीणा जी हैं, ये सब बारू सोनवाने जी, ये सारे लोग जुड़ते हैं। और एक अखिल भारतीय संगठन आदिवासी साहित्य के बारे में लेने का प्रयास करता है। फिर अगले साल इस मंच के प्रयास से गुवाहाटी में, फिर बाद में 2005 में रांची में, फिर दक्षिण भारत में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। और आदिवासी साहित्यिक मंच के माध्यम से लगातार काम चलना शुरू होता है। लेकिन इसके बीच फिर हमारे झारखंड में भी अखड़ा आदिवासी भारतीय
झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा नाम से एक संस्था रहती है, वो भी आगे आती है और वो भी बहुत सारे कार्यक्रम अपने हिसाब से करती है। तो इस तरह देखते हैं कि ये दो संगठन हैं, वो आदिवासी साहित्य के बारे में बहुत सारे काम करते हुए दिखती हैं और इन लोगों ने बाद में बहुत सारे लेखकों को सम्मानित किया, उनके बहुत सारे किताबों को प्रकाशित किया और आज है कि जो झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के माध्यम से कई सारे महत्वपूर्ण कवि लेखक लोगों को उन लोगों ने प्रकाशित किया है। इसी तरह रमणिका गुप्ता जी ने भी अपने फाउंडेशन की सहायता से कई सारे लेखकों के किताबों को प्रकाशित किया, साथ ही साथ उन्होंने कई सारे संपादन का कार्य किया और बहुत सारे लेखकों कवियों को युद्धरत आम आदमी में लगातार छापता रहा, उसके कई विशेषांक निकाले, आदिवासी महिला लेखक विशेषांक, कवियत्री विशेषांक, इस तरह के निकाल के उन्होंने उसके बाद में पूर्वोत्तर आदिवासी साहित्य विशेषांक ऐसा भी उसने विशेषांक निकाला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे भारतीय भाषा से संबंधित जितने भी आदिवासी रचनाकार हैं उनको इस मंच के माध्यम से जुड़ने और अपनी बातों को कहने का मौका मिलता है। दिल्ली में साहित्य अकादमी के मदद से कई सारे कार्यक्रम होते हैं, फिर बाद में साहित्य अकादमी अलग अलग जनजाति आदिवासी भाषाओं में कार्यक्रम करता है। तो अभी 2 साल पहले हमारे रांची में भी साहित्य अकादमी की मदद से यहाँ के जो जनजातीय शोध संस्थान है झारखंड के, उसमें भी कार्यक्रम हुआ 3 दिवसीय। तो ये जो कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से बहुत सारा कुछ लिखा जा रहा है। तो दोस्तों साहित्य तो बहुत सारा कुछ आ रहा है, लोग लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तब भी जैसे पिछले दिन एक संगोष्ठी में एक बात उभर कर आई, 2 साल पहले की बात है, कि आदिवासी कवि तो बहुत आ रहे हैं, कहानीकार भी आ रहे हैं, लेकिन एक समीक्षक ने, विद्वान समीक्षक ने कहा कि आदिवासी नाटक कम लिख रहे हैं, मतलब आदिवासी भाषाओं में नाटक का लेखन कम हो रहा है। तो ये सही बात है कि आदिवासी नाटक में लेखन कम हो रहा है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि संताली भाषा में नाटक बहुत ही ज्यादा लिखे गए हैं। इसके अलावा जो है पूर्वोत्तर की भाषाएं हैं, तो पूर्वोत्तर की भाषा में भी नाटक को लिखे गए हैं, लेकिन मुझे किसी पुस्तक के प्रकाशन के बारे में मतलब मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन नाटक खेलते हुए वहां मैं देखा हूँ। और सबसे आश्चर्य की बात थी, जो मेरी मातृभाषा है जो कुड़ुक है, तो उरांव है, तो वहां मैंने देखा कि जो असम के जो मोबाइल थिएटर है, जो असमिया मोबाइल थिएटर है, जो बहुत ही विश्व में अपने तरह की अद्भुत रंगमंच है मोबाइल थिएटर, उस मोबाइल थिएटर की शैली में भी मेरी मातृभाषा मतलब उरांव भाषा में नाटक आयोजित किए गए हैं। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि नाटक के क्षेत्र में भी आदिवासी भाषाओं ने उस चुनौतियों को स्वीकार किया है, आगे बढ़ा है, ऐसा देखने में आता है। और चूंकि दोस्तों आजकल क्या है कि जो फिल्में हैं, कलात्मक फिल्मों को भी साहित्य का एक विधा के रूप में माना जाता है, तो हमारे जो यहाँ के जो युवा साथी हैं, खास करके झारखंड के, उन लोगों ने अपनी कथा को, मतलब ये सेलुलॉइड पर लिखा साहित्य कहते हैं इसको, तो मैंने पर्दे पर लिखा गया साहित्य, तो ऐसा हमारे झारखंड में भी कई लोगों ने प्रयास किया है, और अपनी मातृभाषाओं में, खास करके वो हिंदी में नहीं, वो अपनी मातृभाषा जो यहाँ की उरांव, मुंडा हो, संताल है, इस भाषाओं में भी उन लोगों ने काम शुरू किया है। और जैसे कि बिजू टोप्पो जी हैं, हमारे निरंजन कुजूर जी हैं और सराल मुर्मू जी हैं, तो इन लोगों को
राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपनों फिल्मों को मिले हैं। लेकिन सेराल मुर्मू और निरंजन कोजूर जी हैं, ये अपनी लघु कथा फिल्मों, मतलब शॉर्ट फीचर फिल्मों के लिए भी ये अपने उन्हें अवार्ड मिला है। हालांकि ये अभी बहुत शिशुवत प्रवास में, अभी आरंभिक स्तर में है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी मातृभाषाओं में फिल्में बना रहे हैं और यहाँ के कलाकार अपने टेक्नीशियन से जुड़ के काम कर रहे हैं। ये सराहनीय बात है। और आदिवासी साहित्य या आदिवासी समाज के बारे में न केवल कलम, मतलब साहित्य लेखन कर रहे हैं, बल्कि कई सारे ये जो यहाँ के कलाकार हैं वो चित्र या दूसरी चीजों में, पेंटिंग वगैरह में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये फिल्म बना रहे हैं, ये चीज बताया। तो इन सारी चीजों से भी ये लोग बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा विषयांतर किया, लेकिन अब मैं वापस फिर इधर साहित्य की ओर आता हूँ। और मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारे युवा साथी हैं, खास करके हिंदी में जो लिख रहे हैं, हिंदी में अभी हमारे अंज लुगुन जी एक बहुत चर्चित युवा कवि हैं और उनकी जो कविताएं हैं वो आदिवासी समाज की पीड़ा को, दर्द को, उनको बहुत ही सशक्त ढंग से जमीनी स्तर से जुड़कर अपनी बातों को कहती हैं, जहाँ की उस समाज की घटना भी होती है, इतिहास का दर्द भी होता है। तो ये सारी चीजें उनके कविताओं में व्यक्त हो रही हैं। जसिंता क्रिकेटा जी हैं, वंदना टेटे जी हैं, सावित्री बड़ाइक जी हैं, ज्योति लकड़ा जी हैं, ग्रेश कुजूर हैं, रामदयाल मुंडा जी हैं, रोज क्रिकेटा जी हैं, विश्वासी एक्का जी हैं। तो ये इतने बहुत सारे नाम जो हैं वो तेजी से रूपलाल बेदिया जी हैं, वो कहानियां भी लिख रहे हैं। तो ये सारे लोग जो हैं अभी हिंदी में खास करके सृजनरत हैं। मैं यहाँ पर दूसरी भाषाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हिंदी में लिखने की बात। लेकिन जो हमारे बहुत सारे जो रचनाकार हैं वो अपने मातृभाषा, जो उनके कुड़ुक है, चाहे हो है, मुंडा है, संताल है, उसमें लिख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जितने भी जो भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, उसमें मात्र 2 भाषाएं जो आदिवासी भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। और ये 2 भाषाएं हैं संताली और बोडो। बोडो और संताली जो भाषा है, यही जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसलिए इन भाषाओं को साहित्य अकादमी का पुरस्कार वगैरह सब मिलता है। लेकिन जो अन्य दूसरी जो भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए उनको ये सुविधा या अपने किताब उस तरह से प्रकाशित करने या पुरस्कृत होने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ भी बहुत सारे महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी जा रही हैं। हो में लिखा जा रहा है, उराव में लिखा जा रहा है, और उधर नॉर्थ ईस्ट में कार्बी में लिखे जा रहे हैं, मिजो में लिखे जा रहे हैं, खासी में लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे लिखे जा रहे हैं। और जैसे मैं बता दूं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक साहित्यकार हैं जो असमिया भाषा में लिखते हैं, वो हैं वो अरुणाचल के, लेकिन वो असमिया भाषा में लिखते हैं, येशे दोरजी थोंगची। तो येशे दोरजी थोंगची असमिया में लिखते हैं, लेकिन वो अरुणाचल के हैं और उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, और वो बहुत ही चर्चित नाम है। इसी तरह वहाँ पर ममंग दाई है और अरुणाचल से हैं, ममंग दाई। तेमसेला आव हैं नागालैंड से, जो कि अंग्रेजी में लिखते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा जो लेखन कार्य है वो वहाँ की मातृभाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी लिखा जाता है। और उनके बहुत सारे जो रचनाएं हैं
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, मतलब कि विदेश से बाहर भी पढ़ी जाती हैं, और उनके किताबें जो है पेंगुइन से, ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित हुई। लेकिन ये सुविधा हमारे मध्य भारत के जो आदिवासी हैं, इन लोगों को अब तक नहीं मिला हुआ है, क्योंकि वो लोग अपने या तो अपनी भाषा में ही लिख रहे हैं। लेकिन अभी एक मैं अगर कुछ 3-4 सालों में एक चीज मैंने देखा कि यहाँ पर भी कुछ झारखंड में 2-3 उपन्यासकार उनने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया है। एक समीर भगत जी हैं, साल्वेजिंग आदिवासी दम, आदिवासी दम उन्होंने लिखा है। दूसरा वो हरदा सुरेंद्र शेखर हैं, और तीसरे संतोष किड़ो जी हैं। तो ये 3 जो लेखक हैं, ये लोग अंग्रेजी में भी यहाँ लिखना शुरू किया है। तो हम देखेंगे कि जो आदिवासी लेखक हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए न केवल मातृभाषा बल्कि हिंदी और जो अपने अलावा जो दूसरी भाषा है उसको भी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। और इसके अलावा वो आजकल देख रहे हैं कि अंग्रेजी को भी माध्यम बना रहे हैं। तो आज जो हमारा जो लेखक है वो नई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए न केवल अपनी मातृभाषा में बल्कि जो 8वीं अनुसूची में जो भारतीय भाषा है इसके अलावा वो अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा में भी अपनी रचना लिख रहा है, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। इसमें कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई किसी आदिवासी साहित्य माना जाए, तो मुझे लगता है कि जो आदिवासी दृष्टिकोण से लिखी गई है, मतलब आदिवासी संवेदना से जो रचना लिखी गई है उसे ही हम मानना चाहिए। और जो आदिवासी समाज के हित में खड़ी होती दिखती है, ऐसे रचनाओं को हम आदिवासी साहित्य कहेंगे। दोस्तों, एक चीज है कि हमारे आदिवासियों के बारे में या उनके बारे में एक आरोप लगाया जाता है कि वे कहते हैं कि ये विकास विरोधी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको समझना होगा कि आदिवासी विकास विरोधी नहीं है, उसे भी विकास चाहिए। लेकिन क्या है कि हमारे भारतवर्ष, न केवल भारतवर्ष, मैं कहूंगा कि पूरे विश्व समुदाय में कभी भी किसी आदिवासी या इंडिजिनियस या ट्राइबल या अबोरिजिनल या नेटिव या फर्स्ट नेशन जो कुछ भी कहा गया है, उसकी समस्या को सभ्य समाज ने उसकी तरह नहीं समझा, कहीं नहीं समझा। क्योंकि एक चीज ध्यान देंगे कि आदिवासी पूरे विश्व में कहीं भी है, जो आदिवासी धरती को और प्रकृति का बहुत सम्मान करता है, और धरती और प्रकृति का इतना, और उससे जो भी जुड़े हुए नदी, झील, झरने, वहां के जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, सभी के साथ वो सगा बंधु की तरह उनका सम्मान करता है, और उससे उतना ही लेता है जितना कि उसे जरूरत है। ये पूरे विश्व आदिवासी समुदाय की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ हमारे झारखंड या भारत की ही बात नहीं है। तो ये आप देखेंगे अजीब, ये एक अजीब बात है कि पूरे विश्व समुदाय में जो है आदिवासी समुदाय प्रकृति से और धरती से इस तरह के प्यार करता है, जबकि सब अपने आप को सभ्य कहने वाला समाज कोलंबस से आज तक, जब कोलंबस गया नई दुनिया की खोज की तथा कथित, उस खोज के बाद से आज तक धरती को उसने सिर्फ खोदा और धरती को अपने उपभोग की वस्तु माना। तो अंतर यहाँ पर है। तो मेहरबानी करके, मतलब कई बार है कि इस चीज को नहीं समझा जाता है और कहा जाता है कि आदिवासी विकास विरोधी है। वो जल जंगल जमीन से चूंकि उतना ही प्यार करता है जितना अपने किसी सगा भाई बंधु से। तो ये चीज हमारा सभ्य समाज जो है नहीं समझता है। जैसे आप देखें, वो धरती नाहक खोदेगा, पेड़
फालतू काटेगा अपने कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। लेकिन आदिवासी ऐसा नहीं करता है। वो अगर जैसे मुझे, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता दे रहा हूँ। मैं जब पहली बार जब जंगल में गया तो मेरे काका ने वो मुझे 11-12 साल की उम्र में था, जब कुल्हाड़ी से पेड़ काटने के लिए प्रयास किया तो हमारे काका जी ने कहा कि, मेरी मातृभाषा में कहा, इसे प्रणाम करो। तो मैंने समझा नहीं, ठीक है, मैंने प्रणाम किया और उसके बाद में पेड़ काटा। आज मैं समझता हूँ, और वह जब खोद करके सारे चीजें देखने के बाद में मैं आज समझता हूँ कि उनके अंदर क्या, उनकी प्रकृति के प्रति जो एक सम्मान का भाव है और जरूरत भर लेने का जो भाव है, उस चीज को हमारा सभ्य समाज नहीं समझ रहा है। इसी तरह उनके साथ और भी दूसरे भी सभी चीजों के साथ जो जीवन शैली है वो भी उसी तरह है। न्यूनतम खर्चे में, आनंद लेने में, सभी से मिलजुल कर रहने में, ये जो परंपरा रही है, तो इन परंपराओं को आदिवासी समाज नहीं समझा। और जैसे कि देखिए, मुझे बहुत तकलीफ होती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों को ये कहने का, या जब मैं पुरानी चीजें पढ़ता हूँ तो उन्हें बताया गया कि एक विद्वान ने तो कहा कि वो चिंपांजी और आदमी के बीच का कोई जीव, तो वो इसलिए कहा होगा क्योंकि वो उसकी भाषा आदिवासी की नहीं समझता था होगा। और आदिवासी, आप देखेंगे कि आदिवासी कहीं भी किसी पर भी वो बेमतलब कहीं भी हमला नहीं किया। जब उसे तकलीफ कुछ अपनी सुरक्षा की बात हुई तभी उसने हमला किया। तो विश्व में जितने हमारे सभ्य समाज जब से उनका संपर्क हुआ होगा और इसने किसी पर हमला नहीं किया और सभी का स्वागत किया इन लोगों ने, तो सभी लोगों ने समझा कि ये सरल हृदय लोग बहुत अच्छे हैं और उसी के उन लोगों ने फायदा उठाया। लेकिन उस सभ्य समाज ने आज की तारीख तक, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज की तारीख तक उनके जल, जंगल, जमीन, जुबान और जमीर बचाने की जो आदिवासियों की जो भावनाएं है, जो समस्त विश्व बंधुत्व के लिए, हमारे धरती और प्रकृति को बचाने के लिए जो एक अच्छा जीवन दर्शन हो सकता है, उसको नहीं समझा। तो ये आदिवासी साहित्य के पास आज ये भी चुनौती है कि वो अपने इन सारी बातों को जो जुड़े हुए हैं तकलीफ है, सभ्य समाज का दृष्टिकोण है और आदिवासियों को जो दृष्टिकोण है, उसके बीच में कैसे समन्वय करके कैसे बेहतर दुनिया बना सकता है, ये चुनौती भी उन लेखकों, कवियों, बुद्धिजीवियों के पास भी है। और आप जैसे मित्रों ने आदिवासियों के बारे में समझने की जो चेष्टा की, इसके लिए मैं मंजुनाथ जी का, जयशंकर तिवारी जी का, शैलेंद्र नाथ मिश्र जी का और जो विश्वविद्यालय से जितने भी जुड़े लोग हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने ये बातें सुनने का मतलब ये बातें कहने का मुझे मौका दिया। मैं नहीं जानता हूं कि मैं किस तरह कितनी बातें कह सका, और चूंकि मैं देख रहा हूं कि ये हमारे घड़ी में 6 बज गए हैं और आपका व्याख्यान का समय संभवतः 6 बजे तक था, इसीलिए अगर मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास कुछ व्याख्यान देने के बदले कुछ सवाल जवाब अगर ऐसा कुछ पूछना चाहते हो कोई, तो वो पूछ लें, तो हो सकता है कि वो और कुछ नई बातें, कुछ चीजें और उभर कर आ सकेंगे। मंजुनाथ सर। हाँ, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महादेव टोप्पो जी। अपनी मातृभाषा कुड़क आदिवासी भाषा होने पर भी हिंदी में जो इतना महत्वपूर्ण आपने काम किया है, और आज हमारे साथ इस व्याख्यान में झारखंड से लेकर के
झारखंड के जो स्थानीय भाषा जो है वहां से जो आदिवासी साहित्य जिस प्रकार जो शुरू होता है और उसके बाद अन्य अन्य प्रदेशों में आदिवासी साहित्य का उद्भव विकास किस प्रकार होता है और इसके साथ हिंदी में आदिवासी साहित्य का उद्भव विकास यात्रा किस प्रकार की होती है, कि इन सभी विषयों पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान आपने प्रस्तुत किया है। तो इससे पहले भी जो जैसे कि आपने उल्लेख किया अनुज लुगुन का भी इस पटल पर उनका व्याख्यान हुआ है, जो उनके गुरिल्ली का आत्मकथन जो लंबी कविता है उस पर उनका व्याख्यान भी हुआ है। तो आपके जो इस अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए मैं अपनी ओर से और अपने कॉलेज और अपने मित्र जयशंकर तिवारी जी जो रहते हैं SLBC कॉलेज की ओर से मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। तो इसके साथ मित्रों, यह आप सभी इस व्याख्यान के संबंध में अपनी जो भी जिज्ञासा हो या प्रश्न हो, आदिवासी साहित्य दशा दिशा और चुनौतियां, इस विषय पर आप अपना प्रश्न या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप माइक अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके आप अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। सर, मेरी एक जिज्ञासा है, जिस प्रकार दलित साहित्य, तो दलित साहित्य को जिसे दलित साहित्य के रूप में स्वीकार किया जाए, जो दलित लिखता है उसको या दलित चेतना या भावनाओं को लेकर के साहित्य लिखता है उसे दलित साहित्य स्वीकार करे। उसी प्रकार आदिवासी साहित्य किसको हमें आदिवासी साहित्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो आदिवासी लिखता है उस साहित्य को या आदिवासी भावनाओं को लेकर के अपने विचारों को प्रस्तुत करता है उस साहित्य को आदिवासी साहित्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। देखिए, मेरी जिज्ञासा है। हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है। इस पर सवाल से बहुत सारे आते रहते हैं इस मुद्दे पर कि आदिवासी साहित्य किसे कहा जाए। तो इस संबंध में मेरी अपनी निजी राय है, इससे हो सकता है लोगों की असहमति हो। कुछ लोग कहते हैं कि जो आदिवासी लिख रहा है उसे ही आदिवासी साहित्य माना जाए। अग्रीड, मैं इसके स्वीकार करता हूं, लेकिन ऐसा है कि मैंने देखा है कि कई आदिवासी लेखकों को वो आदिवासी होते हुए भी वो गैर आदिवासी दृष्टिकोण से आदिवासी रचना करते हैं, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? वो गैर आदिवासी हैं, लेकिन उन्होंने गैर आदिवासी दृष्टिकोण से उन्होंने साहित्य रचना की या वैसा लेखन किया। तो अब इसको अब ऐसे कैसे आदिवासी कहेंगे? आदिवासी लिखा लेकिन वो आदिवासियों के विरुद्ध में लिख रहा है या उनकी बातें नहीं रख रहा है। तो इसलिए मेरे मन में भी यह सवाल पैदा हुआ। मैंने भी सोचा कि भाई तब ऐसा किसे कहेंगे। तब मैंने देखा कि नहीं, बहुत सारे जो गैर आदिवासी हैं उनकी अपनी संवेदना या के स्तर को उन्होंने बहुत ऊंचा कर दिया है। जैसे कि संजीव जी का प्रसिद्ध कथाकार जो है, उन्होंने कहा कि परकाया प्रवेश का नाम दिया है। तो जो परकाया प्रवेश करके जो लोगों ने अच्छे ढंग से, मान लीजिए आदिवासी जीवन के बारे में आदिवासी से भी संवेदना के स्तर पर अगर अच्छा लिखा तो हम उसे क्यों नहीं आदिवासी साहित्य कहेंगे। मैं चाहता हूं कि उसे भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो कई बार हो सकता है कि आदिवासी से अच्छा लिखा है। आदिवासी होना ही आदिवासी लेखन की गारंटी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो भी आदिवासी संवेदना या आदिवासी दृष्टिकोण से या आदिवासी नजरिए से जो भी रचना लिखी गई हो और उस पर वो खरे उतरती हो, ऐसी रचनाओं को हम आदिवासी मान सकते हैं। और अब
मैं तो चाहूंगा कि सभी का स्वागत है भाई, मैं घेरा नहीं करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि आदिवासी तो सभी का स्वागत किया, लेकिन हमें लोग ठगे नहीं फिर दोबारा, है ना। जैसे कि हाँ अभी हाँ सर। हमारे चीजों को लूटते रहे और ऐसा वैसा ना करें, हमारे साथ हैं, बराबरी का दर्जा दे, सारा कुछ करें, हमारे साथ रहें। तो ये तो पूरे विश्व जो है, ये पूरी धरती हम सब की है। और ये सिर्फ आप देखें कि 2 साल पहले क्या है कि 1% हमारे भारतवर्ष में जो जंगल का दायरा बढ़ा, तो वो सिर्फ इसलिए कि आदिवासियों ने जंगल बचाने के लिए इतने अभियान किए हैं। या विश्व में आज भी लोग मानते हैं कि इंडिजिनियस या आदिवासियों के कारण ही हरियाली बची हुई है, ये उर्वरता बची हुई है। तो क्या मेरा ये सवाल है कि ये उर्वरता, या धरती, या ये ऑक्सीजन, या शुद्ध हवा, ये धरती क्या सिर्फ आदिवासी को चाहिए या सभ्य समाज को नहीं चाहिए? क्या चाहिए कि नहीं? अगर नहीं चाहिए तो वो चाहिए, बात सबको चाहिए सर, उसके साथ सबको अलग हो, चाहिए। है ना। तो मेरा हाँ हाँ। सवाल ये भी है सर कि आदिवासी जंगल जंगल जमीन की, और मैंने बोला कि जमीन और जुबान की रक्षा की भी बात करता है, तो वो पूरे विश्व समुदाय के लिए करता है। उसे सभ्य समाज ना सोचे कि वो अपने लिए करता है। आज तक ये गलती करते रहे हैं, तो वो सभ्य समाज ये गलती सुधारने का प्रयास करे। नहीं तो जैसे कि स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि अगर हम इसी तरह, अगर हम पृथ्वी के साथ रवैया, इसको खोदने, नोचने, खसोटने और इसको गंदा करने का परंपरा जो है, टेक्नोलॉजी और विज्ञान का काम करते रहेंगे, तो अगले 100 साल से अधिक इस पृथ्वी में हम नहीं रह पाएंगे। तो अब हम सब, सभ्य और असभ्य, या आदिवासी और सभ्य, सभी निर्णय करें, क्योंकि ये तो हम धरती और ये जो दुनिया हम सबकी है सर। हाँ, तो हाँ हमको सर। सब हाँ सर। में सोचना पड़ेगा सर, है ना। तो धन्यवाद धन्यवाद। तो आदिवासी साहित्य जो सवाल उठा रहा है इस मुद्दे पर, जल जंगल जमीन के मुद्दे, इस चीज को भी विश्व पैमाने पर समझना होगा। और सभ्य समाज जो है इसने कोशिश की, मुझे बहुत खुशी हुई कि कोशिश कर रहे हैं, इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। तो आपका पुनः धन्यवाद इसके लिए। चलिए सर, आगे बोलिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और कोई मित्र अपना विचार, अपनी जो जिज्ञासा, शिव प्रसाद जी कुछ हाँ कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार दलित नमस्कार, आपका साहित्य और स्वागत है सर। आदिवासी साहित्य अलग कहाँ होता है टोप्पो जी? हाँ सर, दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य अलग कहाँ होता है? दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य में अंतर क्या है? सर, अंतर देखिए, हमारा जो आदिवासी है वो धरती और प्रकृति से ज्यादा जुड़ा हुआ है सर, है ना। हाँ, तो इसीलिए वो धरती और जमीन और प्रकृति की बात कुछ ज्यादा कहता है। दोनों जगह मानी हुई समस्या है ना। और वो जो है जातीय उत्पीड़न से जो है दलित समाज ज्यादा उत्पीड़ित है, लेकिन आदिवासी जातीय उत्पीड़न या जो भेदभाव है उसके सिवा वो विकास और दूसरे तरह तरह के जो संवैधानिक जो उत्पीड़न है उससे भी पीड़ित है सर। तो यहाँ पर समस्या ये है, एक थोड़ा सा यही अंतर है सर, है ना, कि चूंकि वो जंगल में जुड़ा हुआ है इसलिए उसकी समस्या थोड़ी सी अलग हो जाती है दलित समुदाय से। बस जो आदिवासी, हाँ टोप्पो जी, जो आदिवासी आत्मकथाएं आई हैं और कहानियां हैं और उपन्यास हैं, जी सर, दलितों की जो कहानियां और उपन्यास और आत्मकथाएं हैं, उनमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के प्रति ज्यादा दंश दिखाई पड़ता है। ऐसा आदिवासी साहित्य में नहीं है। जबकि नहीं सर, अभी ज्यादा नहीं आए हैं, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी अभी मतलब ये जो मैंने जो पढ़ा है, नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, आदिवासी साहित्य का मतलब आदिवासियों का अनुभव दूसरा है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे युवा वर्ग बोल रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि भाई हमारे साथ जितने भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, है ना केवल वो ब्राह्मण, बल्कि दूसरे धर्म के लोगों के अत्याचार भी उनके साथ हुए हैं, ऐसा हमारे कुछ युवा साथी कह रहे हैं। तो हो सकता है कि भविष्य में
ये बातें और तेजी से उभर के आएगी। सामने आए। लगता है कि नई तरह की भी बातें आ सकती हैं सर, है ना। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अभी भविष्य की बात है, लेकिन ये अभी एक मैं नहीं संभावना के रूप में मैंने व्यक्त किया है। नहीं, मुझे ऐसा भी लगता है कि जो प्रशासनिक, जो जैसे मान लीजिए कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है ना, जी फॉरेस्ट सर। रेंज ऑफिसर है, ये सब लोग भी आदिवासियों के साथ बहुत मतलब ज्यादती किया है। मतलब नौकरशाही का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा है, ये चीजें बाहर नहीं आ पाई। ये मैंने अपनी आंखों देखा है जंगलों में। मैं बताऊं आपको, जिस तरह से एफआरओ, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जी आदिवासियों सर। का नाम लेते हैं और उनसे वृक्ष कटवाते हैं और उसको बेचते वो लोग हैं, नाम देते हैं आदिवासियों का। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। हाँ, तो वही चीज तो मैं कह रहा हूँ ना सर, कि ये जो सभ्य समाज जो है ना, मतलब एक चीज को और एक बेसिक चीज को समझिए सर। जो सभ्य समाज है वो जंगल को, है ना, और एक लाभ का साधन मानता है, लाभ का साधन लेकिन मानता है और आदिवासी को प्रॉफिट उसका का। हाथा बना लेता है। जी आदिवासी को सर। उसका हाथा बना रहा है। जी ये सर। भी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए, जहां तक मैं समझता जी हूँ। हाँ क्योंकि सर, तो आप ही लोग, आप हम सब मिलके ही तो ये करेंगे सर, दुनिया बेहतर बनाएंगे। मैं आदिवासी यहाँ आ- आ- 10 10 करोड़ क्या करेंगे सर, आपका भी तो साथ चाहिए। नहीं आप बिल्कुल लोग भी नहीं, वहाँ आके हमारे हम ये। तो खुद भी हाँ। आपकी बात मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें आपने रखी, लेकिन जो मैंने महसूस किया और देखा कि जैसे मान लीजिए खनन पर मतलब प्रतिबंध है, जी लेकिन सर। उसके बावजूद भी अधिकारी लोग आदिवासियों को मिलाकर सुरंगें डलवा करके खनन करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब जी सर। आदिवासी तो उनको 100-50 रुपया मिल जाता है जीवन जी यापन सर। के लिए, लेकिन उससे जो लाभ होता है वो अधिकारी और ठेकेदार ले जाते हैं। अधिकारी और ठेकेदार ले जा, इस चीज को भी हमें रेखांकित करना होगा, क्योंकि जंगल का जंगल हमारा गायब होता जा रहा है। जबकि सरकार की नीति है कि मतलब खनन नहीं होगा, जंगल पेड़ काटे नहीं जाएंगे, प्रतिबंध होगा, सारी चीजों के बावजूद और फिर अधिकारी एक कहेंगे क्या कि भाई आदिवासी बाहुल्य है इसलिए आदिवासियों ने उसे काटा, जबकि बेच वही रहे हैं। मैं बताऊं, आज आप देखिए साल सागौन के जो वृक्ष हैं, उनको वही लोग बेच सकते हैं, आदिवासी नहीं बेच पाएगा। लेकिन अब नाम उनका दिया जा रहा है। ये भी दोहरा जो चरित्र है, इसको भी बाहर आना चाहिए। तो कुछ जी सर, वही चीज मैं बोल रहा हूँ सर, कि ये सारी चीजें हैं वो आने चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये धरती और प्रकृति, जी ये जी, आपकी धूप की छांव, ये जो हाँ पेड़ की छांव है सर, ये हाँ हरियाली है सर, ये जी धरती की उर्वरता है सर, है जी ना, जी जी, ये हाँ पेड़ पौधों की उर्वरता है, सृजनशीलता है सर, वो जी जी क्यों जी, नहीं बचनी चाहिए सर। ये सब अभी जो कुछ। प्रदूषित हो गई हैं, इसीलिए तो सर बहुत सारी बीमारियां और दूसरी सारी चीजें हो रही हैं सर। अभी तो इससे इसे भी ज्यादा भयंकर बीमारी आएगी, आप देखिएगा, इससे भी ज्यादा भयंकर बीमारी आएगी। मैं आपको बताऊं, जिस जैसे जैसे धन्यवाद सर। जैसे धन्यवाद सर जैसे शिव प्रसाद जी। जी जी, शिव प्रसाद जी, आपका धन्यवाद। आपने शिव शिव प्रसाद जो सर, मैं इस थोड़ा जोड़ना चाहूंगा जो आपका सवाल था, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। हाँ हाँ धर्मेंद्र हाँ प्रताप सिंह, कहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्वागत ऑफ है। केरला। आपका स्वागत है। सर, स्वागत हमको सर। ये लगता है कि दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य पर हम जो विचार करते हैं, और अभी तक जो मैंने पढ़ा है, दलित हमेशा समाज में हिस्सेदारी चाहता है, राजनीति में भागीदारी चाहता है। लेकिन आदिवासियों का अभी तक मैंने जितना अध्ययन किया है, मैंने संजीव को पढ़ा, रणेंद्र को पढ़ा, वह ये चाहते हैं कि जिस तरीके से रहना चाह रहे हैं उनके रहने दिया जाए, ना उसमें राजनीति हस्तक्षेप करे, ना ही समाज हस्तक्षेप करे। और जब तक जी उनको उनकी दशा पर नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक आदिवासी सुरक्षित नहीं रहेंगे। दलित राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहता है कि समाज ने उसको प्रताड़ित किया, उससे उभरना चाहता है। लेकिन आदिवासियों के यहाँ हमको अभी तक ऐसी कोई रचना नहीं मिली कि वह राजनीतिक हिस्सेदारी चाहते हों। उनका इतना मानना कि राजनीति उनके मामलों में दखल ना करे, हस्तक्षेप ना करे। उन्हें जीने दो। तो सर इसमें हाँ मैं हाँ ज्यादा नहीं बोलूंगा सर, है ना। तो अब सत्ता की हिस्सेदारी है, ठीक है। हम चूंकि वो सभ्य समाज के ज्यादा करीब रहे, इसलिए उन्होंने उस तरह के तौर तरीके सीखे।
आदिवासी सभ्य समाज के ज्यादा करीब नहीं रहा, उनसे दूर रहा। इसीलिए आपका ये अवलोकन है वो सही प्रतीत होता है कि वो उसमें उतना सत्ता में उतनी हिस्सेदारी नहीं चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में शायद ये नई तरह की चेतना आ सकती है, या देखिए क्या होता है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आपका कहना सही है ना। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगता है और कोई सवाल नहीं है, और समय भी जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इस कार्यक्रम में आगे की ओर हम बढ़ेंगे। बढ़ते हुए मैं आगे के कार्यक्रम के लिए हमारे मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। तिवारी जी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के मुख्य वक्ता श्री महादेव टोपो जी का, कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतने अलग अलग एक व्यापक संदर्भों को समाहित करके आपने जो वक्तव्य अपना प्रस्तुत किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं सबसे पहले महादेव टोपो जी का, कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। और इसके साथ लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी को, और हिंदी विभाग के अध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर को, इसी के साथ पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी सर को, और संचालन कर रहे मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी को, और इसी अनुक्रम में हमारे आदरणीय जो प्राध्यापक बंधु हैं, साहित्य रसिक हैं और शोधार्थी बंधु हैं, विद्यार्थी हैं, मैं सभी के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय से हमारे जो गुरुजन जुड़े हुए हैं, जिनमें डॉक्टर अभय श्रीवास्तव सर, जो अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मैं उनके प्रति भी साधुवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इसी क्रम में बीएड विभाग से डॉक्टर संदीप कुमार श्रीवास्तव सर, जो बीएड में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर रीता पांडे मैडम, जो मेरी गुरु भी हैं और रही हैं, और इस समय कानपुर में वो सेवारत हैं, वो भी जुड़ करके उन्होंने उत्साहवर्धन वो लगातार करती रहती हैं, मैं उनके प्रति भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दमयंती तिवारी मैडम के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी क्रम में अभी सवाल पूछा डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, जो केरल से हैं, और एक बीच बीच में लोग जुड़ते रहे हैं, विहास के जो साथी जुड़े हुए हैं, मैं सभी के प्रति हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, कि आप सभी लोग गंगा कावेरी व्याख्यान माला को लगातार आगे बढ़ाने में आप हमें उत्साह बढ़ा रहे हैं हमारा, जिससे हम इसको मनोबल बनाए हुए हैं कि ये काम जो एक सारस्वत परिचर्चा है, ये है सतत होती रहे। तो आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार सर। और गंगा कावेरी के साथ स्वर्ण रेखा को जोड़ने के लिए हाँ जी 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 बहुत बहुत सुंदर आपने उसको एक आयाम दिया कि स्वर्ण रेखा को जोड़ने का आज जो ये प्रयास हुआ आयोजक मंडल की ओर से, और आप जुड़े और ये संभव बनाया आपने, बहुत बहुत आभारी हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारा जो इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, और गंगा कावेरी के साथ जो स्वर्ण रेखा नदी जो है उसको जोड़ने में साकार किया आपने, तो आपको वो मैं अपने कॉलेज की ओर से और मैं अपनी निजी तौर पर आपको हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी।
प्रणाम, बहुत बहुत जोहार। धन्यवाद। हमारे यहाँ जोहार बोलते हैं, तो सभी को जोहार से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो मित्रों, इसके साथ ही इस कार्यक्रम की संपन्नता की घोषणा मैं आप सभी के जो सहयोग से करता हूं। बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।